देखिए आदि भारत इतिहास का अंतिम पॉइंट है, ठीक है। जो छोटा मोटा पॉइंट बचा रहे उसको भी हम बता देते हैं। इसमें सिर्फ उतना पॉइंट लिखा गया जितना आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है, और यह है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसका सबसे महत्वपूर्ण 76 क्वेश्चन बनता है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। एक आता है कंपनियों के भारत आने का क्रम, एक आता है कंपनियों की स्थापना का क्रम। दोनों बच्चे एक ही समझ लेते हैं कि जिस अनुसार कंपनियां आई हैं उसी अनुसार विदेशी है। ऐसा नहीं है, कंपनियां पहले बनी है, उसके बाद ये लोग भारत में आए हुए हैं। और भारत में जो आए थे इसका एक क्रम पूछेगा निश्चित रूप से कि ये कौन सा किस क्रम पर। आप जितने भी एग्जाम देंगे ये इस बार पुलिस का और एसआई का दोनों का क्वेश्चन यही रहेगा। बाकी ये जो क्वेश्चन आप थ्योरी पढ़ रहे हैं इसमें सिर्फ ये जान लेना है कि कौन कौन सा प्रमुख रूप से आए हुए थे और किस किस संधि के बाद कौन सी घटना घटी थी, बस इतना आपको जानना। ठीक, तो देखिए पहले सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम ये देखते हैं कि भारत में कई सारी कंपनियां आई थी, जैसे पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, डेनिश आए। तो ये सभी कंपनियां भारत आने का प्रयास की और सभी अपने अपने अनुसार व्यापार के अपने अनुसार लोग थे। तो सबसे पहले पुर्तगाली लोग भारत में आए थे। पुर्तगालियों का भारत आने के पीछे सबसे प्रमुख रूप से कार्य था कि पुर्तगाली का जो उसमें प्रिंस था, राजकुमार था, वो अत्यधिक इस बात पे इंटरेस्टेड था कि नए नए स्थानों की खोज करने में। इसलिए उसने अपने यहाँ के ऐसे लोगों को प्राथमिकता देना शुरू किया जो इस तरह के प्रकृति के लोग होते हैं। तो उसी क्रम में एक व्यक्ति कोलंबस निकला था, लेकिन वो भारत आने के बजाय कहाँ चला गया? अमेरिका। तो उसने अमेरिका का नाम क्या दिया था उस समय? नई दुनिया। क्या दिया था? नई दुनिया। बाद में उसका नाम अमेरिका पड़ा, लेकिन उसमें उसका नाम क्या था? नई दुनिया। तो उसमें 1498 ईस्वी में एक व्यक्ति और निकला जिसका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को डी गामा। पुर्तगालियों में सबसे पहले वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आता है। कालीकट नामक स्थान पे आता है। जमोरिन जिस उस समय इसका शासक था, जमोरिन इसका बहुत अत्यधिक स्वागत करता है। जब वास्को डी गामा यहाँ से आता है और यहाँ से मसाले को लेकर के अपने यहाँ जाता है, और जब वहाँ वो बेचता है तो उसको यहाँ का 60 गुना पैसा उसको मिलता है, यानी 60 गुना प्रॉफिट वो रहता है। जब इस प्रॉफिट को देखता है तो ये वहाँ के लोगों को बताता है बात, तो वहाँ के लोग फिर से कहाँ आना शुरुआत करते हैं? भारत। किसके लिए? मसाले के व्यापार करने के लिए। तो इनका मुख्य मकसद किस चीज का व्यापार करना था? मसाले का व्यापार करना था पुर्तगाली। उसके बाद दूसरा व्यक्ति यहाँ पर आया, फ्रांसिस्को दे अल्मीड़ा। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछता है, फ्रांसिस्को दे अल्मीड़ा से। फ्रांसिस्को दे अल्मीड़ा पुर्तगाली का वह वायसराय था जिसने भारत में एक अलग से नीति अपनाई जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब ये होता है, जैसे आपने पिक्चर देखी होगी जिसका नाम है सुल्तान, अजय देवगन वाली, आप लोग देखे होंगे। उसका डायलॉग है, उसमें कहता है कि सारे गुंडे माफिया के साथ बैठते हैं, तो वहां पे अजय देवगन जाता है जो सुल्तान से करता है, तो पूरी मुंबई सबको बांट देता है कि ईस्ट तुम्हारा, वेस्ट तुम्हारा, दादरा से यहाँ तक तुम्हारा। इनके साथ जो रहता है कहता है कि क्यों सुल्तान भाई, आपने पूरी मुंबई बांट दिया, आप कहाँ शासन करोगे? तो उसका बहुत प्रसिद्ध डायलॉग है, जिस डायलॉग को फ्रांसिस्को दे अल्मीड़ा बोला होगा। उसने कहा कि जिसने समुंदर पे कब्जा कर लिया उसको धरती पे कब्जा करने की जरूरत नहीं है, वो पूरे अपने आप पूरे देश पे शासन करेगा। क्यों कहा था उसने, इसको समझिए। फ्रांसिस्को दे अल्मीड़ा ने भी यही डायलॉग बोला होगा, पता नहीं। उसने भी ब्लू वाटर पॉलिसी नहीं अपनाया, उसने कहा समुंदर पे कब्जा कर लिया सारा का सारा। आज अगर आप देखेंगे वर्तमान में, आप देखेंगे जो ये हिंद महासागर है और बंगाल की खाड़ी है, चीन महासागर है, जितने भी समुद्री क्षेत्र देखे होंगे आप, सब पे देखते होंगे सारा देश इसी के लिए लड़ रहा है, किसी भी तरीके से इस पे कब्जा हमारा हो जाए। चीन है बैठा हुआ ऊपर है, लेकिन बार बार प्रयास करता है कि हिंद महासागर हमारा कब्जा हो जाए। मलेशिया कब्जा करना चाहता है, श्रीलंका कब्जा करना चाहता है। क्यों कब्जा करना चाहता है? क्योंकि समसामयिक की दृष्टि से यह कहता है कि वर्तमान में जल का जो व्यापार होता है सबसे सस्ता होता है। कौन सा पर? जल के माध्यम से जो व्यापार होता है सबसे सस्ता होता है। दूसरा, मछली का व्यापार दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, और मछली का कूद कहाँ है? समुद्र में। कोई भी कंपनी कुछ भी होता विदेश से लाना होता है तो जहाज से तो आएगा नहीं, एरोप्लेन से। जो आता है समुद्र के मार्ग से आएगा, तो जो समुद्र के मार्ग से आएगा तो जो हमारा क्षेत्र होगा, हमको टैक्स पेमेंट नहीं करोगे तुम, करना ही पड़ेगा। यही पॉलिसी किसने अपनाया था? पुर्तगालियों ने। तो पुर्तगालियों में प्रथम वायसराय था जो 1502 ईस्वी में आया और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था। क्या कहता है? ब्लू वाटर पॉलिसी।
यानी समुद्र में पूरा अधिकार हो जाना चाहिए। किसने प्लान किया था? फ्रांस। उसके बाद तीसरा बंदा आता है जिसका नाम है अल्फांसो द अल्बुकर्क। क्या था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि अभी तक जितने लोग आए थे सब व्यापार करके यहाँ से निकल जाते थे, लेकिन जब ये भारत में आया तो यहाँ पे इसने अपनी कंपनी स्टेब्लिशमेंट की, और इसकी पहली कंपनी स्टेब्लिशमेंट हुई कोचीन में। कहाँ हुआ? कोचीन में। जब ये भारत में आया उस समय आदिल शाह का शासन चलता था। किसका? आदिल शाह। और उस समय व्यापार का सबसे प्रमुख केंद्र था गोवा। सबसे प्रमुख केंद्र था गोवा। अच्छा, पुर्तगाली देखिए आए भी गोवा में और गए भी गोवा से थे। सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली। और सबसे अंत में गया कौन? पुर्तगाली। 1961 के बाद ही गए, यानी आजादी के बाद ये लोग यहाँ से गए थे और 1498 में आ गए थे। और यहाँ आए किस लिए थे? सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने। और अंतिम तक इनका एक ही मकसद रहा, और मकसद था क्या? सिर्फ व्यापार। तो जब ये यहाँ पर आए तो उस समय 1510 ईस्वी में बीजापुर का शासक था आदिल शाह, उसी का कब्जा था गोवा पे। तो इसने सबसे पहले गोवा के राजा आदिल शाह को पराजित किया और गोवा अपना कब्जा किया। इसने पहली कंपनी स्थापित की कहाँ? कोचीन। ठीक। तो तीन व्यक्ति नाम आपने जान लिया। किसके बारे? किसमें? पुर्तगाली। कौन कौन? वास्को डी गामा, दूसरा अल्मीड़ा, और तीसरा अल्बुकर्क। अल्मीड़ा के बारे में जानेंगे, ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति किसने अपनाया था? और अल्बुकर्क के बारे में क्या जानेंगे? ये वास्तविक संस्थापक और प्रथम यूरोपीय कंपनी। क्लियर हो गया? अब आते हैं कौन? अंग्रेज। कहते हैं अंग्रेज। देखिए इनके आने का क्रम अगर आपको पढ़ना हुआ तो इनके आने के क्रम में आप पढ़ेंगे सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तब डच आए, तब अंग्रेज, तब डेनिश, तब फ्रांसीसी। ये इनके आने का क्रम था। पहले कौन आए? पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेज, फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी। लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप एक ट्रिक मारते हो, पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच। ये जो आप क्रम मारते हो ना, ये कंपनी बनाने का क्रम है। किसका क्रम है? कंपनी बनाने का। दोनों में अंतर है बाबू। एग्जामिनेशन में क्या होता है कि हम कभी-कभी, मैंने बताया था कि कभी-कभी क्वेश्चन आता है कि भारत की राजधानी क्या है, तो आप जल्दबाजी उत्तर प्रदेश मार करते हो, या उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, जल्दबाजी दिल्ली मार करते हो। तो क्वेश्चन को सही से पढ़िए। तो इसमें दोनों में अंतर लिखा गया है कि सबसे यूरोपीय कंपनियों के भारत आने क्रम रहेगा तो पहले कौन आएगा? पुर्तगाल, फिर डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, तब कौन? फ्रांसीसी। और अगर कंपनियों की स्थापना की बात किया जाए तो 1505 ईस्वी में एस्टाडो द इंडिया, ये कंपनी थी पुर्तगाल की। कहाँ थी? पुर्तगाल। क्या नाम था? एस्टाडो द इंडिया। ये पुर्तगाल कंपनी थी। सबसे पहले 1505 में। 1600 ईस्वी में कंपनी बनी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कहाँ की थी? ब्रिटेन की। फिर 1602 ईस्वी में वेरिनिग्डे ओस्ट इंडीसे कंपनी, ये डच की थी। फिर आती है 1616 ईस्वी में डेन की कंपनी। किसकी आती है? डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। और लास्ट में आती है 1664 ईस्वी में फ्रांस की कंपनी थी, फ्रांसेंसे देश इंडेस ओरिएंटलेस, जो कि पहली कंपनी थी जो सरकारी कंपनी थी। किसकी? फ्रांस। तो अगर आपके पूछे कि विदेशी व्यापारियों के आने का क्रम, तो पहले पुर्तगाली, तब डच, तब अंग्रेज, तब डेनिश, तब फ्रांसीसी। लेकिन अगर कंपनी बोले तो पहले पुर्तगाली, फिर तब बाकी डेन और फ्रांसीसी। दोनों में अंतर समझ डाल लिया। चलिए उसके बाद अंग्रेज आते हैं। 1599 में उनके यहाँ कंपनी बनती है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी वहां बनी थी व्यापार के लिए। कुछ निश्चित कंपनियों का एक समूह था। व्यापार करने के मद्देनजर ये कंपनियां वहां बनाई गई। जब ये लोग वहां पे व्यापार करने में सफल हो गए, कहाँ? ब्रिटेन में, तब इन लोगों ने लुक ईस्ट की नीति अपनाई थी। जैसे भारत में बताया था लुक ईस्ट की नीति 1990 में आ गई थी। हमने देखा था 1990 में भारत में लगी थी। और इसमें इसका नाम क्या है? लुक ईस्ट का नया नाम क्या है? क्या इस समय नई पूर्व नीति, ये न्यू लुक ईस्ट नीति, जिसको मोदी जी ने नया नाम दे रखा है। और वही नीति थी जिसको हमने 1990, मैंने उस दिन आपको पढ़ा जो आर्थिक स्थिति को बता रहे थे, तो मैंने बताया कि 2019 के बाद विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगाई। इसलिए डगमगाई कि कोरोना के बाद सब लोग किस पे चलने लगे? आत्मनिर्भरता पर। तो जब आत्मनिर्भरता पर बढ़ने लगे तो हर देशों ने अपना अपना सामान बनाना चालू कर दिया।
भारत ने मेक इन इंडिया स्टार्ट किया, तो ब्रिटेन ने अमेरिका ने स्टार्ट किया MGA, मेक बाय ग्रेट अमेरिका। ऐसे हर देशों ने अपने अपने बढ़ाना चालू कर दिया। चाइना तो पहले से ही है, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया के देश है जो पूर्णतः बंद अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं। हमने आपसे व्यापार करना, आपको सामान लेना है, ठीक। तो ऐसे ऐसे देशों में व्यापार आना बंद हो गया, तो धीरे धीरे लोग आत्मनिर्भरता तक बढ़ तो गए, लेकिन जब विदेशी पूंजी हमारे यहाँ नहीं आएगी और हमारे यहाँ की पूंजी विदेश में नहीं जाएगी, तब इससे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में प्रभाव आना चालू हो जाता है। तो हमने लोकस्टिक की नीति को छोड़ दिया था, फिर से हम दोबारा लोकस्टिक की नीति अपना 2020 के बाद से, इसलिए हम व्यापार में बढ़ावा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने अपने यहाँ बिजनेस की नीति रखा था, कौन सा मीटिंग लखनऊ में समिट रखा था, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लोग आए हुए थे, व्यापार यहाँ कंपनी स्टेब्लिशमेंट करने की अर्थव्यवस्था। तो समझाया था आपको कि भारत की मुद्रा दो होती है, एक चलायमान एक अचलायमान। मुद्रा कौन सी? वास्तविक मुद्रा कहते हैं जो चलायमान, जो अचलायमान है। चलायमान है, यदि आपके पास 500 रुपया है और अगर आपने 500 रुपये अपने जेब में रख लिया है, तो ये NPA के अंतर्गत आ जाती है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स मैंने भी कहा था कि हाल में देखिए वेनेजुएला पे आक्रमण हो गया था। किसने किया था? अमेरिका ने। अमेरिका का आक्रमण करने का दो कारण था। एक कारण था जो वेनेजुएला ने खुद मुद्रा छापना शुरू कर दिया, इससे क्या हो जाएगा? मंदी आएगा कि इन्फ्लेशन, महंगाई आएगी, मंदी आएगी, महंगाई आ जाएगी तुरंत, क्योंकि मुद्रा ज्यादा हो जाएगा, खर्चे कैसे हो जाएंगी? मंदी हो जाएगी, हर किसी के पास पूंजी हो जाएगा। तो अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो उन्होंने वहां अपनी कंपनी को एस्टेब्लिशमेंट कर दिया। अच्छा, विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ उत्पन्न हुई थी? विश्व में सबसे पहले इंग्लैंड में। कहाँ बेटा? इसका नाम है इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। विश्व में सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, वहीं पर उद्योग सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट होना शुरू हुआ। तो जब 16वीं शताब्दी में वहां ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई और वहां पे उस लगभग अधिकतर देशों में व्यापार करना शुरू किया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां की महारानी विक्टोरिया थी, उनसे उन्होंने परमिशन मांगा भारतीय क्षेत्र में व्यापार करने के लिए, जैसे इंडिया मानने के लिए, इंडोनेशिया मानने के लिए, मतलब इस देश की तरफ आने के लिए उन्होंने परमिशन मांगा। तो रानी विक्टोरिया ने उनको परमिशन दे दिया 15 साल के लिए। कितने साल के? 15 साल। जाओ 15 साल व्यापार करके आओ। लेकिन जब ये भारत में आए, रानी एलिजाबेथ उस समय 15 वर्ष के लिए उन्होंने व्यापार करना के एकाधिपत्य दिया। उस समय भारत में शासन चल रहा था किसका? अकबर का। किसका चल रहा था? अकबर का। लेकिन जब बाद में लोग आते हैं तो अकबर खत्म हो चुका था और किसका शासन चल रहा होता है? जहांगीर। ठीक। तो 1611 ईस्वी में उन्होंने अपनी पहली अस्थायी कंपनी बनाई मछलीपट्टनम में। थी शासक उस समय जहांगीर था। तो मैंने आपको बताया था कि जहांगीर आने के बाद स्टीफन हॉकिंस आए, ठीक है ना, और कौन आता है? एक टॉमस रो आता है। उसका 1613 में इनकी पहली सूरत में पहली अस्थायी कंपनी बनती है। कब? 1613। देखिए ये तो क्वेश्चन अपना अमल था, इसको हर कोई जानता है। आज जो एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि भारत में अन्य कंपनियों को उन्होंने भगा दिया, चाहे वो फ्रांसीसी हो, चाहे डेनिश हो, डेनिश वाले देश बाद चले गए, ठीक है। डच वाले कहाँ चले गए? सब इंडोनेशिया। बचे कौन? फ्रांसीसी। कौन बचे थे? और कौन? पुर्तगाली। दो बचे थे यहाँ पे। तो फ्रांसीसी पुर्तगाली सर ने ऐसा क्या किया था कि दोनों इनसे समझौता कर लिए और व्यापार करने लगे? सिर्फ कौन? ब्रिटेन वाले। मेरी बात सुन, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रहा आपको ना, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच 1765 ईस्वी, और इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो होती है वो 16 अगस्त 1765 ईस्वी में होता है। अंग्रेजों के बीच अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, दोनों के बीच होता है। 1765 में दो संधि होती है, इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो हुआ था, एक तो अंग्रेज हमेशा रहेंगे, दूसरा कौन था? शाह आलम द्वितीय 1765 प्रथम में, द्वितीय में कौन था? सुजाउद्दौला। कौन भैया? इन दोनों के संधि के बाद भारत में अंग्रेजों का वर्चस्व होना चालू हो गया। उसके बाद अगला होता है मैंगलोर की संधि, तो टीपू सुल्तान था। कौन था? टीपू सुल्तान। एक बात क्या कहते हैं, इसमें आपका दो क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आएगा क्रम दे देगा कि निम्नलिखित में से संधियों का सही क्रम क्या है। इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि, मंगलोर की संधि, मद्रास की संधि, सलवाई की संधि, एक क्रम दे देगा, ठीक। एक दे देगा आपको मिलान करने के लिए कि निम्नलिखित में ये संधि किसके किसके बीच हुई थी।
एक पक्ष तो हमेशा अंग्रेज रहेगा, दूसरा पक्ष कौन रहेगा, एक क्वेश्चन आपका ये आएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका दे देगा सन मैच कराने के, इसलिए इसका तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट है। सन भी पढ़ना आपको, और किसके किसके बीच हुआ था, और क्रम। तो सन याद है तो क्रम याद ही हो जाएगा। तो 1765 कितना हुआ, 2। कौन कौन, प्रथम संधि शाह आलम के साथ, द्वितीय संधि शुजाउद्दौला के साथ। अब आता है मैंगलोर की 1784। अच्छा, इसके बाद आप पढ़ लेते हैं 1769 में मद्रास की संधि। 1769 मद्रास की संधि। मद्रास की संधि देखियो, अब जो संधि होगी वो रहेगा वर्चस्व पे टीपू सुल्तान का खानदान, यानी हैदर अली और टीपू सुल्तान। तो मद्रास की सन 1769 ईस्वी में हुआ था, उस समय शासक था हैदर अली। कौन था, हैदर अली। तो पहले आपने कब जाना, 1765 इलाहाबाद की प्रथम सन, फिर 1765 में ही इलाहाबाद की द्वितीय सन, ठीक। फिर आपने पढ़ा 1700 कितना, 69 कौन आएगा, हैदर अली। कौन आएगा, हैदर अली, जिसका नाम क्या है, मद्रास की सन। क्या बड़ा, मद्रास। अब हैदर अली की मृत्यु हो जाती तो लड़का था टीपू सुल्तान। कौन था, टीपू सुल्तान, ठीक है। नहीं, उसके पहले एक और होती संधि 1782 में, 1782, इसका नाम है सालबाई की संधि। क्या नाम है, सालबाई की संधि। और ये किसके बीच होती है, अंग्रेज और मराठों के बीच में। किससे किससे, अंग्रेज और मराठा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछता है, सालबाई की संधि किसके बीच हुआ था और कब हुआ था, 1782। किसके किसके बीच हुआ, अंग्रेज और मराठों के बीच। बेटा क्लियर होगा आप लोग का। अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट होता है आपका, अंत में होता है मंगलोर की सन 1784। 1784 कौन सा होता है, किसके किसके बीच, अंग्रेज। अंग्रेज एक पक्ष रहना ही है। अगला कौन है, टीपू सुल्तान। इसको आप याद कैसे करेंगे भैया, मैं दिया याद कैसे करेंगे पता, आप इसको 1 2 बार 3 बार क्रम से लिखिए। जैसे स्टार्ट करेंगे 1765, 1765, 1769, 1782 और 1784, ऐसे लिख दीजिए 2 से 3 बार। एक क्रम बैठ गया आपके दिमाग में, 1765, 1765, 1769, 1782 बैठ गया बेटा दिमाग में। अब हम लिखेंगे एक पक्ष तुम्हारा अंग्रेज रहेगा, कौन रहेगा, अंग्रेज। दूसरा हमने पक्ष लिखना चालू किया, पहला शाह आलम, कौन बेटा, शाह आलम। दूसरा कौन रहेगा, शुजाउद्दौला, कौन भैया, शुजाउद्दौला। अब तीसरा कौन आएगा, हैदर, कौन भैया, हैदर। चौथा कौन आएगा, कौन, मराठा, ठीक है। अंतिम में टीपू सुल्तान, कौन भैया, टीपू सुल्तान। कंफर्म हो गया। देखो हमने कहा कैसे, ठीक है। देखो हम ऐसे इसको याद कर लेते हैं कि देखो अगर क्रम याद करना हुआ आपको तो हम ऐसे याद करते हैं, ठीक बेटा। देखो क्या हुआ था, एक लड़का था जिसका नाम था आलम। क्या नाम था, आलम। उसका पूरा का पूरा शरीर बहुत सूज गया था। क्या हो गया था, सूज गया था। तो उसको ये बताया गया कि तुम एक काम करो, हल्दी के पराठे खा लो। किसके पराठे, हल्दी के पराठे। तो हल्दी पराठे घर में बन गए, लेकिन बेचारा खा नहीं पाया। खा कौन ले गया, टीपू। कौन खा गया, टीपू खा ले गया। ठीक, याद हो गया दिमाग में बैठा। क्या क्या नाम था व्यक्ति का, आलम। उसको क्या पूरा शरीर क्या हो गया था, सूज गया था। आप बैठा लें क्रम से, शाह आलम नामक एक व्यक्ति था, उसका पूरे शरीर में सूजन हो गया था। तो उसको क्या कहा गया, तुम हल्दी के पराठे खा लो। किसके खा लो, हल्दी के पराठे खा लो। तो पराठा बन भी गया, लेकिन खा कौन ले गया, टीपू खा ले गया। कन्फर्म। तो आलम से हो गया शाह आलम, सूजा हुआ था शुजाउद्दौला, हल्दी से हैदर, पराठा खा लो मराठा, और खा कौन ले गया, टीपू। एकदम क्रम याद नहीं कराना देगा। तो आपको दिमाग में एक कहानी बनी हुई है, तो सन तो आपको याद है, ये 69 सॉरी 65 65 69 और बहुत। देखो टेंशन बहुत ज्यादा नहीं लेने का। क्यों नहीं लेने का, या तो ये याद कर लो या तो ये याद कर लो। अगर आपको यही याद है तो एग्जाम में तो ऑप्शन तो दिया रहबे करेगा। ये आपको क्रम तो है, आपको पता है कि पहले 65 पहले 82 आता है, कहानी खत्म। पहले 65 आता है ना। तो अगर आपको ये पता है कि पहले आलम आए थे, तो आप इन पांचों ऑप्शन नहीं पता कर लोगे पहले कौन सा है। इतना पढ़े लिखे हो नहीं बेटा, हाँ। तो ये तो जानते ही हो 65 बड़ा 69 बड़ा है, 69 बड़ा नहीं बड़ा, 69 बाद में आएगा ना। अगर आपको ये पूरा पता है तो आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो दिमाग में बैठेगा ट्रिक क्या,
आलम नामक का क्या होगा इसको प्रसिद्ध क्या, तो क्या बोले डॉक्टर्स को, हल्दी के पराठे खा लो। तो बन तो गया बच्चा पराठा, नहीं खा पाया बेचारा, कौन खा ले गया, टीपू खा ले गया। क्लियर हो गया ना, इस तरह कोई कोई संधि हो तो याद रखना। हाँ तो पक्का लगा। अब देखो यही जो मराठों के साथ हुआ था एग्जाम का ज्यादा बनता है, साल भाई की संधि। कौन भैया, साल भाई। ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको थोड़ा सा और क्लियर करना हुआ तो याद ऐसे कर लो, जो पराठा बना उसको सालू ने बनाया था। किसने बनाया था, सालू ने बनाया था भाई। पराठा कौन बनाया था, सालू ने। तो ये जो पराठा बना था साल भाई की संधि सालू हो गया। कौन बना था पराठा, सालू ने बनाया था। तो पराठा जो सालू बना खाया किसने, टीपू ने। तो साल भाई की संधि सालू हो गई। एकदम क्लियर बैठ गया आपको। चलिए, और जैसे अगर एक एग्जाम में बहुत आता है बेटा ये वाला साल भाई की सन 1782, इसको हम बेटा और तरीके से समझा रहे हैं, ज्यादा तरीके होता है दिमाग थोड़ा सा फंस जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपका दिमाग ब्रॉड होना चाहिए इसमें। तो मैंने बताया बेटा कि सालू क्या बनाई थी, मैं बनाई थी, दूध पराठे बनाई थी 82 कई पराठा बनाई थी, इसको टीपू खा ले गया था। फुल एकदम हो गया, एकदम क्लियर हो गया ना आपका। चले आगे हम। अब देखिए ये तो हमारी संधियां जो भारत में हो रही थी, भारत के लोग कंप्रोमाइज कर लिए अंग्रेजों से, यानी खत्म कहानी। 1757 ईस्वी प्लासी का प्रथम युद्ध, प्लासी का युद्ध किसके बीच, अंग्रेज एक पक्ष रहेगा, एक पक्ष कौन रहेगा, अंग्रेज। फिर आता है 1764 में बक्सर का भैया, अंग्रेज एक पक्ष, दूसरा कोई और। ठीक। अब उसके बाद 1757, 1764, 1765, 1765, 1769, 1782, 1784, यानी इसका मतलब यह है कि 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी समझते ना, 17 का अंत 18वां शुरू, इसे बोलेंगे 18वीं शताब्दी। तो 18वीं शताब्दी में हमने ये देखा कि अंग्रेज ने जितने युद्ध लड़े भारत में इनका अस्थायी शासन हो गया था। हो गया नहीं हो गया। अब हम पढ़ेंगे, ये तो भारत में इनका अस्थायी शासन हो गया। अब क्या अंग्रेजों के विरोध में केवल भारतीय थे और कंपनियां थी? कौन कंपनियां थी? इनके पहले आई हुई कंपनियां, इनके बाद आई हुई कंपनियां, जितना इनके पहले आए थे और जो इनके बाद आए, दोनों कंपनियां भी इनसे स्ट्रगल कर रही थी। और वो कंपनियां थी कौन? इनके अतिरिक्त जितनी कंपनियां सब थी, यानी पुर्तगाली भी थे, डच भी थे, डेनिश भी थे, और कौन थे? तो पुर्तगाली को कैसे मैनेज कर लिया? तो पुर्तगाली की इन्होंने ऐसे मैनेज कर लिया कि पुर्तगाल में एक राजकुमारी थी जिसका नाम था कैथरीन। क्या थी? कैटरीना कैफ, वही थी कैथरीन। उसकी शादी हो गई ब्रिटेन के प्रिंस जिनका नाम था चार्ल्स द्वितीय। क्या नाम था? चार्ल्स द्वितीय। जो राजकुमारी कहाँ की थी? पुर्तगाल की। कहाँ थी? पुर्तगाल की। रानी पुर्तगाल की थी, नाम क्या था? कैथरीन। उनकी शादी होती है ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय। अब दहेज तो लेंगे नहीं लेंगे? वो ले रहे थे भैया दान, और हम ले तो दहेज प्रथा में अंदर चले हैं। तो उन्होंने दान दे दिया। जानते हो यहाँ कौन सा दान दिया? पूरी मुंबई को दहेज मिल गया। किसको? अंग्रेजों को। कब्जा किसका था? पुर्तगाली। आप देखिए पुर्तगाली अपने आप समर्थन कर दिए किसका? अंग्रेजों का। भाई अंग्रेज के दामाद हो गए ना, अब तो रिश्ता भाई हमारी बहन जा रही, हमारी बेटी जा रही, हमको झुकना पड़ेगा। तो पुर्तगाली उनके अंडर में आ गए आसानी के साथ। तो अब इन्होंने क्या, चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया? चार्ल्स द्वितीय ने पूरी की पूरी मुंबई को, अब जैसे होता ना कि नवासा मिल जाना, अक्सर देखते हैं आप कि नवासा मिल जाता तो वहां जाते नहीं है, या तो बेच देते हैं और या तो किसी को देते, भैया तो खेती बाड़ी की है, हम आओ आप लेके जा। तो यहू क्या कर रहे हैं? प्रिंस यहाँ पे रहेगा नहीं, तो मुंबई रहा हुआ तो रहा, कहाँ ब्रिटेन रह रहे थे। इन्होंने पूरी के पूरे मुंबई को मात्र 10 पाउंड वार्षिक पर, कितने पर? 10 पाउंड वार्षिक पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। किसने दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। और उसके बाद यहाँ से चले कौन? कौन भैया? तो इस तरह किससे कब जमा गए? किससे का जमा गए? अंग्रेजों कब्जे में। अब बात करें हम फ्रेंच वालों की। किसकी भैया? फ्रेंच वालों क्या हुआ? ये तो पुर्तगाली कंट्रोल में आ गए ना। डच तो कुल बेचबाजी चल रही है, किसको? ब्रिटेन वाले कुल बेचबाजी चल रही। बस आए भी ये लोग पकड़ो जा रहे, व्यापार नहीं कर पाएंगे।
डेनिस बेचारे आए थे यहाँ करने व्यापार, लेकिन इनको यहाँ से अच्छा लगने लगा इंडोनेशिया, बोले वहां बड़ी शांति है। ओ तो इंडोनेशिया को इंडिया जान ही रहे थे वो, बाद में किसी ने बताओ इंडोनेशिया है, कहें चलो कुछ भी हो लेकिन व्यापार यहाँ अच्छा होता है, हम यहीं रहेंगे। नहीं, मेरी बात समझे आप लोग। जैसे हम आए थे सुजानगंज व्यापार करने, लेकिन सुजानगंज तो बड़ी पार से ही शुरू हो जाता है। हम वहां पहुंचे, बोले यार हमको सुजानगंज था, कहने ब्लॉक सुजानगंज ना, कहना हाँ, कहने ब्लॉक तो ये भी सुजानगंज है, यानी हमारे घर से लगभग आप यहाँ से जल्द जल्द चौराहा जाएंगे सुजानगंज शुरू हो जाता है ब्लॉक। हम वहीं रुके, लेकिन पता चला वो तो यार बड़ा ही पार है, ये मुझे बाद पता चला। कहने मैं सुजानगंज तो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। तुमने कहा यार देखो मैं तो यहाँ कंपनी अपना डाल दूंगा, यहाँ व्यापार का नंबर 1 चल रहा है, कौन जाए इतना दूर। और पता चले वहां पे एक आदमी और बैठा है व्यापार करने, अंग्रेज, अब उनसे जाए लड़े तब तो व्यापार करने, कहीं जाने दो, हम यही व्यापार करके मस्त है। और व्यापारों का इसलिए इनका बहुत ज्यादा इधर वर्चस्व रहा नहीं। ठीक, तो बात ये थी आपकी कि फ्रेंच तो थे, आए थे व्यापार करने, फ्रेंच लोग व्यापार करने बिल्कुल आए थे, लेकिन बेचारे युद्ध लड़ते लड़ते खत्म हो गए और यहाँ से भाग गए। अंग्रेज यहाँ व्यापार करने ही नहीं दिए। क्यों? क्योंकि अगर उस समय जैसे आज आप देख रहे हैं, अमेरिका कहता है कि क्या, अमेरिका को आप देखेंगे तो अमेरिका किसी देश को भरने नहीं दे रहा है। क्यों नहीं भरने दे रहा है? हमको ज्यादा प्रॉब्लम, जैसे जो पहलवान आदमी उसको दिक्कत किसी से, आप जो तीर तर्रार बच्चे हो, जो आपके बगल तीर तर्रार होगा उसका, उससे आपको बड़ी, उसको आपसे बड़ी दिक्कत होगी। आप कोचिंग आ रहे हो ना पढ़ने के लिए, सबसे ज्यादा दिक्कत किसको? 2 लोग को, जिससे अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा उसको दिक्कत होती होगी, और उससे बड़ी दिक्कत उसको होगी महेश बाबू जिसके सिलेक्शन हो चुका है। वो कभी नहीं चाहेगा कि तुम्हारा घर भी विकास करे, इसलिए लड़कियों को रोक दिया जाएगा, ना 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 तुम्हारी बेटी ये जाती है, ध्यान दो, ये भैया ये देखो लड़कियों का पढ़ाई जाती तो घूम ही जाते हैं, तुम बोल देंगे क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं मैं डेवलप हो चुका, मेरा ही परिवार विकास कर, दूसरे न कर पाए। तो ये जो मेंटालिटी होती है ये सबकी, हर किसी पे है। तो ये अभी आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो अमेरिका जो बार बार ऐसे देशों से संघर्ष करता रहता है जो इनका नहीं विकास करने का प्रयास करते हैं। तो फ्रांस भी इनका उस समय टक्कर देने की स्थिति में था। तो इसमें क्या हुआ, 1664 ईस्वी में फ्रांस में स्थापित कंपनी, पहली कंपनी स्थापित हुई। ठीक है, जो उसमें शासक कौन था? लुई 14वां था। कौन था? लुई 14वां था। यह पहली ऐसी कंपनी थी जो सरकारी कंपनी थी, पहली ऐसी कंपनी थी। बाकी सब अपने निजी कंपनी लेकर के आते, एक ऐसी कंपनी थी बिल्कुल सरकारी। 1667 ईस्वी में इसका पहला वायसराय आया, इसका नाम था फ्रांसिस कैरो। क्या नाम था? फ्रांसिस कैरो। ये पहला व्यक्ति था जो भारत आया। 1668 ईस्वी में इसने फ्रांसिस में अपनी पहली कंपनी स्थापित की, सूरत में। कहां पे? 1668 में। इसका महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनेगा? सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी, किस देश की कंपनी पहली सरकारी कंपनी थी? किसकी थी? फ्रांस की। न तो पुर्तगालियों की, न तो अंग्रेजों की, न तो डच की, न तो डेनिश की, किसकी थी? सिर्फ फ्रांस की। पहला क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए, जब ये आएंगे भारत में तो उस समय भारत में न तो मुगलों का वर्चस्व था उस समय, क्योंकि लगभग ये 1746 में आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 18वीं शताब्दी के शुरू होते ही 1707 ईस्वी में एक शासक था जिसका नाम था औरंगजेब। क्या नाम था? औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु होते ही भारत में पूरा का पूरा मुगलों का शासन लगभग समाप्त हो चुका था। और मुगलों के शासन को समाप्त होते ही एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि भारत में अन्य जो भी छोटे छोटे शासक थे जिनका वर्चस्व चल रहा था, जैसे मराठी उत्पन्न हो गए, बंगाली उत्पन्न हो गए, उनका उतना वर्चस्व नहीं था जितना किसका था? मुगलों का। तो कहानी ये हो गई कि किसी भी तरीके से ये जो कंपनियां वहां से आ रही थी, विदेशी कंपनियां भारत आ रही थी, फिर इनको सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी थी अंग्रेजों से लड़नी थी। किससे लड़नी थी? अंग्रेजों से। तो इनका कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1746 से 48 बीच चलता है। अंग्रेज तथा फ्रांसीसी के बीच में होता है। किससे बीच होता है? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। ठीक, अंग्रेज जीत जाते हैं। इसमें क्या था कार्ड? उसमें क्या था कार्ड? ये था कि अंग्रेज का कप्तान था जिसका नाम था बर्नेट। क्या नाम था? बर्नेट। इसने क्या किया कि फ्रांस की कई सारे जहाज समुद्र मार्ग से जा रहे थे, इस सभी जहाजों को उसने अपना कब्जा कर लिया। यही तरीका था लूट मार की पद्धति। अंग्रेज भी भारतीयों से ही सीखे थे। नहीं याद है क्या आप लोग को? 2 लोग का नाम बताए थे, फड़के का नाम। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। किसान सभा बन गई, जब पैसा लेना था तो उसने क्या किया? लूट लिया। तुमने काकोरी कांड बताया,
बन गया ना। एचआर ने पहला कांड किया था क्या, काकोरी कांड। फिर मैंने बताया था आपको शस्त्रागार, चटगांव शस्त्रागार, क्या नाम था उनका, सूरसिंगार, कौन बड़ा सूरसिंगार। तो हम तो पहले से ही लुटेरे थे कि हम जब हमको आवश्यकता थी वहीं पे हथियार लड़ना बुरी बात होती नहीं। तो अंग्रेजों ने भी यही कार्य किया कि फ्रांसीसी कंपनी को लूट लिए थे, और जहाज को लूटने के बाद वो फ्रांस नाराज हो गया, दोनों में युद्ध हुआ 1746 से 48 के बीच में। और उसका एक्सले-सैपल की संधि होती है पूरे, अच्छा पूरे विश्व में हो गया था। यहाँ पे झगड़ा हुआ ना, कहाँ पे, भारत में। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी झगड़ा केवल यहाँ नहीं हो रहा था, ये ऐसे झगड़े हो रहे थे कि विश्व में कहीं भी फ्रांसीसी हो और कहीं भी अंग्रेज हो, आपस में मिट जाए, कहीं भी हो, कहीं भी हो मिल जाते। तो एक्सला-सैपल की संधि होती 1748 ईस्वी में। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था, समाप्त हो गया। उसी की समाप्ति के बाद उन दोनों का भी क्या हो गया, युद्ध समाप्त हो गया। और 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध होता है, और इसी वांडीवास युद्ध के बाद पूर्णतः अंग्रेजों का शासन यहाँ पे हो जाता है, और फ्रांसीसियों का क्या होता है, समाप्त। किस युद्ध के बाद, वांडीवास कब, 1760। क्लियर हो गया होगा पक्का। तो ये था आपका पूरा का पूरा यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम, और किसमें कौन सी प्रमुख से कंपनी। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग का इसमें लगभग देखिए, यहाँ पे आपको यूरोपीय कंपनियों का आगमन भी आपका हो गया। ठीक, उसके बाद आपका उस दिन पढ़ाए थे क्या, उस चैप्टर इसको उसको उस दिन चैप्टर पढ़ाया था पूरा की वायसराय। अगला पॉइंट आपका स्टार्ट होता है, अगला पॉइंट बेटा आपका स्टार्ट होता है जिसमें आप लोग कुछ प्रमुख किताबों का नाम जानेंगे। ठीक, तो अमार सुनार बंगला किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। कब लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब लिखा था, 1905 में बंगाल विभाजन के समय उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया था, और उन्होंने एकता को बनाने के लिए अमार सुनार बंगला लिखा था। और इसको वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगीत भी है, कौन राष्ट्रगान भी है, कौन, अमार सुनार बंगला। इसे 1972 ईस्वी में बांग्लादेश का राष्ट्रगान घोषित किया गया था। कब था, 1972। ठीक है, यह जो गीत थी, ये जो लिखा गया था, एक संगीतकार थे जिसका नाम था गगन हरकारा। क्या नाम था, गगन हरकारा। उन्होंने गीत लिखा था अमी कोढ़े पाबो तारे, इनका गीत था अमी कोढ़े पाबो तारे। उसी से यह गीत प्रेरित था, कौन, अमार सुनार बंगला। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था सईद अली अहसान ने। किसने किया था, सईद अली अहसान। वर्ड याद हो गया, अमार सुनार बंगला 1905 में गाया गया था। कब गाया था, 1905 में, बंगाल विभाजन के समय के, और जब बंगाल विभाजन का विरोध हो रहा था उसी समय गीत गाया गया था। 1972 ईस्वी में इसको क्या बना दिया गया था, कहाँ का, बांग्लादेश। 10 लाइन का है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था। एक गीत जो प्रेरित हुई थी, उसके लेखक थे गगन हरकारा। कौन थे, गगन हरकारा। और इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने कहा था, सईद अली अहसान। किसने बेटा, सईद अली अहसान। ठीक है, उसके बाद अगला होता है महात्मा गांधी की एक किताब है जिसका नाम है हिंद स्वराज। क्या नाम है, हिंद स्वराज, जो मुख्यतः लिखा गया है गुजराती भाषा में। किसमें लिखा है, गुजराती भाषा में, जिसमें इन्होंने ब्रिटिश संसद को बाज और वेश्या कहा है। हाँ, ये क्वेश्चन बना है, निम्नलिखित में से किस किताब में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश संसद को बांझ और वेश्या किससे तुलना किया हुआ है। तो कौन सी किताब थी वो, हिंद स्वराज। कौन भैया, राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल गोखले। कौन भैया, गोपाल गोखले। अच्छा, द स्टोरी ऑफ द माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, किसके लेखक कौन है, महात्मा गांधी। कौन बेटा, महात्मा गांधी। इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस लिखे चित्तरंजन दास। कौन लिखे हैं, चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडिया। अच्छा, सबसे पहले किसने कहा था भारत केवल भारतीयों के लिए, स्वामी दयानंद सरस्वती। सबसे पहले कहा था भारत भारतीयों के लिए, और यही इन्होंने अंग्रेजी में लिख दिया इंडिया फॉर इंडियंस। इंडिया फॉर इंडियंस किसने लिखा था, किसने लिखा था, चित्तरंजन दास ने। फिर उसके बाद अगला था व्हाई आई एम अथिस्ट, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं, भगत सिंह।
वाई आई एम अथिस्ट, मैं ईश्वरवादी क्यों हूँ, अनिश्वरवादी क्यों हूँ। मदर इंडिया लिखी थी कैथरीन मेयो, कौन लिखी थी? कैथरीन। फ्रीडम एट मिडनाइट लैरी कॉलिंस, कौन लिखे थे? लैरी कॉलिंस। द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। किसने क्या था इंडियन स्ट्रगल? सुभाष चंद्र बोस।